2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को वह बहुमत नहीं मिल पाया कि वह सरकार बना सके। फिर भी इंडिया ब्लॉक के सभी नेता बहुत खुश हैं। खास करके कांग्रेस के नेताओं पर एक खुशी दिखाई दे रही है। विपक्षी पार्टी या यूं कि ये तमाम जो और पार्टियां हैं या सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा है, उसके नेता उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बनाने का दम नहीं है, फिर भी वो झूठी मुस्कान दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दो चुनाव में यानी 16वें लोकसभा यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सदन में नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था, क्योंकि नियमानुसार या यूँ कही कि एक परंपरा बनी आ रही है कि 10% सांसद अगर किसी पार्टी के पास होंगे तभी नेता प्रतिपक्ष का पद मिल पाएगा। और 2014 और 2019 में विपक्ष के किसी भी पार्टी के पास इतनी संख्या नहीं थी। अब नेता प्रतिपक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, तरह तरह के जो संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। इस बार यह तय है कि कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर बनेगा, और संभव है कि वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं या खड़गे साहब भी बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम अपने वीडियो के जरिए आपको यही बताएंगे कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाने के बावजूद कितनी मजबूती के साथ इस बार वो सदन में दिखाई पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत है, यह सवाल बेहद अहम रहा है। इस बार कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिली हैं। इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता को मिलेगा। पिछले दो लोकसभा में कांग्रेस 55 सीटों से पीछे रह गई थी। इस कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों की संख्या का 10% होना कितना अहम है और यह नियम कब बना, आपको बताते हैं विस्तार से। कानून के जानकारों का कहना है कि सरकार के विरोधी दलों में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विरोधी दल के नेता का दर्जा मिलता है। इस बारे में हालांकि यह बात चलन में है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विरोधी दल को कम से कम कुल सीटों का 10% यानी 55 सीटें चाहिए। संसदीय एक्ट 1977 में नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते आदि को परिभाषित किया गया है। एक्ट की धारा 2 में नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता होता है और लोकसभा में जिस विपक्षी दल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा के स्पीकर मान्यता देते हैं। इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सीटों की संख्या 10% यानी 55 सीटें चाहिए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के मामले में यह चलन हो गया है कि कुल सीटों की संख्या का 10% होना चाहिए। पहले आम चुनाव के बाद स्पीकर ने गाइडलाइंस बनाई थी और कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% संख्या होना चाहिए और यह कोरम के बराबर मान लिया गया। कोरम के लिए भी 10% नंबर होना चाहिए। 1977 के एक्ट के बाद जो परिभाषा तय हुई उसमें इसकी अनिवार्यता नहीं रही, लेकिन फिर भी यह चलन में है और 10% सीटें नहीं मिलने के कारण पिछले 2 लोकसभा कार्यकाल में कांग्रेस को लोकसभा में उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। नेता प्रतिपक्ष का मामला बेहद पुराना है। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ और तब 10% सीटें मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने का नियम आया था। इसके लिए तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर ने ऑर्डर नंबर 120/123 के तहत नियम तय कर दिया था कि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीटें चाहिए। लेकिन इसके बाद 1977 में जब कानून बनाया गया तब उक्त निर्देश की अहमियत नहीं रह गई थी। 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून पारित किया गया था।
इसमें कहा गया कि सरकार के विरोधी दल का नेता उसे माना जाएगा जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन 16वीं लोकसभा में कांग्रेस को जब 44 सीटें आई, तब लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इसके लिए स्पीकर ने अटॉर्नी जनरल से सलाह ली थी। अटॉर्नी जनरल ने 1977 के कानून का परीक्षण किया और फिर अपना ओपिनियन देते हुए कहा कि विरोधी दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का मामला संसद में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून के दायरे में नहीं आता है, और यह भी कहा गया था कि यह दर्जा देने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास है। इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला और यही हाल 17वीं लोकसभा में भी रहा, और तब कांग्रेस ने 52 सीटें होने के कारण नेता प्रतिपक्ष का दावा पेश नहीं किया था। वैसे कानून की व्याख्या अपनी जगह है। इस बार उस बहस का मतलब इसलिए नहीं रह गया क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा 55 सीटों से काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन इस बार कांग्रेस 100 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में उनके नेता को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिलेगा और उसके बाद वह मजबूती से सदन में अपनी बात भी रख पाएंगे। साथ ही तमाम कमेटी जिसमें नेता प्रतिपक्ष मेंबर होते हैं उसमें उनके नेता रहेंगे और रचनात्मक भूमिका ठोस तरीके से निभा पाएंगे। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम हो या फिर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति या फिर लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, हाई पावर कमेटी, उसमें विपक्ष की आवाज़ मुखर होगी क्योंकि उन तमाम कमेटियों में पीएम के साथ नेता प्रतिपक्ष भी होंगे और नेता प्रतिपक्ष की वोटिंग अहम साबित होगी। यहाँ एक बात और बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। यह पद काफ़ी अहम माना जाता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति का केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3-3.25 लाख रुपये की सैलरी मिलती है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री को मिलने वाले आवास के स्तर का बंगला, ड्राइवर समेत एक कार मिलती है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को लगभग 14 स्टाफ मिलते हैं जिसका खर्च सरकार वहन करती है। संसद भवन के अलावा भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ईडी के डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर, चुनाव आयोग के जो भी आयुक्त हैं, उन सबकी जो बहाली होती है, उन सब पर जो नियुक्तियां होती हैं, उसके लिए एक समिति होती है। उस समिति के सदस्य होते हैं नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होगी। अब इस बार एनडीए सरकार, बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सीबीआई के डायरेक्टर की, ईडी के डायरेक्टर की, आईबी के डायरेक्टर की या तमाम ऐसे जो संवैधानिक पद हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक उस पद पर किसी अधिकारी को नहीं बैठा पाएगी। नमस्कार।